सबको समझ में आ गया कल जो पढ़ा है? सो प्राइम मिनिस्टर की डेथ के बाद क्या होगा? प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाती है, देन व्हाट? मिड टर्म इलेक्शन। ठीक है, और किसी के पास कोई आंसर? ओके, देन ठीक है, क्लियर है सबको? राइट। सो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट के पास यदि मेजॉरिटी नहीं है तो डेफिनेटली सेम पार्टी को नहीं बल्कि नेक्स्ट पार्टी को अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। ये शायद कुछ लोगों को ओपन नहीं हो रहा होगा, तो एक बार फ्रंट डेस्क में चेक कर लेंगे। इस ग्रुप में नहीं होंगे तो नहीं दिखाई देगा, ठीक है? ये कल तक का हमारा था और आज हम लोग एक्ट्स की बात करेंगे। ठीक है, कल मैंने लास्ट आपको बताया था कि एक तो गवर्नमेंट का फॉर्मेशन देखा था हमने, देन वन कंपैरिजन विथ यूएस गवर्नमेंट। यूएस में भी तीनों बॉडीज हैं और हमारे यहाँ पर भी 3 बॉडीज हैं। कल किसी को डाउट था? क्या था आपका डाउट? अच्छा, कल हमने देखा था बेसिकली कि जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, ये 3 बॉडीज हैं यूएस एडमिनिस्ट्रेशन में, यूएस सिस्टम में, पॉलिटिकल सिस्टम में, और हमारे यहाँ पर भी सेम है। सो दे हैव डबल हाउस सिस्टम, सेनेट एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ये उनका लोअर हाउस है, ये हमारा मतलब उनका अपर हाउस है। यहाँ तक ठीक है? राज्यसभा एंड लोकसभा। तो यहाँ से कोई इधर एग्जीक्यूटिव में नहीं आता, बट प्रेसिडेंट विल बी कमिंग डायरेक्टली, उनका डायरेक्ट इलेक्शन होगा, ठीक है? और इनके इलेक्शन अलग हो रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा के इलेक्शन अलग हो रहे हैं, वैसे इनके यहाँ के इलेक्शंस अलग हो रहे हैं। गॉट इट? अब इनको अपनी एक टीम बनानी है, उस टीम में जो जितने भी मेंबर्स हैं वो सब बाहर से आ रहे हैं, आउटसाइडर्स, एंड दे आर नॉट इलेक्टेड, दे आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। ऐसा इनका सिस्टम है। तो यही मैंने समझाया था कि हमारे देश में ड्यूअल मेंबरशिप होती है, यहां पर नहीं है ड्यूअल मेंबरशिप। यही डाउट था, कुछ और है? ठीक है। सो उनके काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। मैं ये वाले टॉपिक में डिटेल करूंगा आपको, अभी थोड़ा सा रुकते हैं यहाँ पर। जब कंपैरिजन आएगा ब्रिटिश सिस्टम या अमेरिकन सिस्टम से कंपैरिजन, देन विल डिस्कस ऑल द डिटेल्स, राइट? ठीक है। और कल मैंने आपको ये भी समझा दिया कि गवर्नमेंट फॉर्मेशन एंड देन हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा है, यूनियन टाइप है ना? दो वी कॉल्ड इट एज क्वासी फेडरल बिकॉज दोनों का मिला जुला स्वरूप है, इसलिए इसे ऑफिशियली नहीं कहते बट अनऑफिशियली क्वासी फेडरल। क्वासी मतलब आधा, तो आधा फेडरल है, अर्ध संघीय हिंदी में कहते हैं इसको। सो आधा फेडरल है, आधा यूनियन टाइप का है, ऐसा हमारा मानना है। बट ऑफिशियली हम जो लिखते हैं डॉक्यूमेंट्स में, दैट इज यूनियन। सो यूनियन ही आप बताएंगे इसको, और यूनियन के फीचर्स आगे हम लोग पढ़ेंगे, यूनियन क्या है, कैसा है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब एक चीज हमें समझना है कि जो अभी तो बैकग्राउंड में शुरू करूंगा आपके साथ, बट उसके पहले ये समझिए कि हमारे सिलेबस का जो टाइटल है वो क्या है, इंडियन पॉलिटी। ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिटी? इट इज अ system
What kind of system? Political system. It is a political system. Political system of India. Okay. When you talk about system, then definitely it consists of machinery. कुछ तो मैकेनिज्म होगा जो काम कर रहा होगा. So in our case, machinery means, yes, there is a president, there is a prime minister and other bodies, that means union government, state government, local government, और इनके साथ अलग अलग, कल मैंने बताया था ढेर सारे इंस्टीट्यूशंस हैं. वी हैव CAG ऑल्सो, इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, UPSC एक्सेट्रा, बहुत सारे मैकेनिज्म्स हैं काम करने के लिए. सो कुछ तो ऑटोमेशन भी होगा कि प्रेसिडेंट रिटायर होने वाले हैं, पता है उनको, उनका टेन्योर फिनिश होने वाला है, तो नेक्स्ट की तैयारी शुरू हो जाती है. सो देयर इज अ सिस्टम जो रेगुलरली काम करता है विदाउट फेलिंग. जैसे इलेक्शन होना है, इलेक्शन कमीशन को पता होता है कि अब हमारे नेक्स्ट इलेक्शन होने हैं, सो दे अनाउंस अकॉर्डिंगली. सो इलेक्शन का सिस्टम भी है. UPSC को पता है कि हमें एग्जाम लेना है, सो देयर इज अ सिस्टम, देयर इज अ मशीनरी. सो आप देखोगे मशीनरी और सिस्टम ये दोनों इंडियन पॉलिटी के फीचर्स हैं बेसिकली. ठीक है ना. तो इनकी पूरी फंक्शनिंग है, यस, बट देर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड दे आर functioning on the basis of certain rules and regulations. Okay? ऐसे ऑटोमेटिक बिना नियम के चल रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं. There is a rule. So they are following each and every rule. And where that rule is written, that is in the constitution. Okay? So जब हमने constitution में लिख दिया और constitution की लिखी बातों को हम फॉलो कर लें तो क्या होगा? हमें कहीं भी आपस में झगड़ा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज एवरीथिंग इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. सो सब कुछ एज पर रूल्स चलाना है, देन यू नीड टू फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस. सो इज इट पॉसिबल कि 100% रूल ओरिएंटेड हो जाए हम ह्यूमन बीइंग? इज इट पॉसिबल? कुछ जगह होना पड़ता है. जैसे इफ यू टेक एग्जांपल ऑफ फाइटर पायलट, तो फाइटर पायलट आप देखोगे है ना, काफी ऊंचाई में वो उड़ रहा होता है और उसके सेकंड्स में उसको डिसीजंस लेने पड़ते हैं. ठीक है ना, सेकंड्स के भी कम हिस्से में उसको डिसीजन लेना पड़ता है व्हाट टू डू. एक तो उसकी स्पीड इतनी ज्यादा है, उसके पीछे मिसाइल दौड़ रहे होते हैं, अटैक जब हो रहा होगा उस वक्त क्या वो ह्यूमनली डिसीजन लेता है या मैकेनाइज्ड होकर डिसीजन लेता है? और वो देखोगे तो आप 99% वो प्रिंसिपल फॉलो कर रहा होगा, बट 1% वो खुद से डिसीजन लेता है. प्रिंसिपल फॉलो करने का मतलब डूज एंड डूंट्स उसको सब कुछ पता है, पहले ही ट्रेन किया गया. ऐसे कई सिचुएशन आते हैं जहां पर ह्यूमनली डिसीजन लेना पॉसिबल नहीं होता, बट लेना पड़ता, एंड दैट इज ऑफ 1%. सो 100% तो हम ऐसा नहीं होते कि सब कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग चल पड़े, बट कोशिश ये होती है कि जितना ज्यादा इसका परसेंट होगा उतना बेटर सिस्टम एस्टेब्लिश होगा. बिकॉज आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं रहेगा ना, आप ये नहीं बोल सकते आपने रूल वायलेट क्यों किया. सो जब भी आप देखोगे कि कॉन्स्टिट्यूशन जितना ज्यादा हम फॉलो करेंगे उसके बेनिफिट कंट्री को उतना ज्यादा मिलने लगते हैं. बट ऐसा हमेशा नहीं होगा, बिकॉज आप चैलेंजेस, कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यू क्यों है, आई मीन व्हाई इट इज देयर? टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स. आपकी प्रॉब्लम्स क्या है? आपको सिस्टम चाहिए, ये आपकी सहूलियत के लिए, आपको परेशान करने के लिए नहीं. ये ह्यूमन लाइफ को इजी बनाने के लिए, कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए. मान लो कॉन्स्टिट्यूशन ना हो और इसके रूल्स रेगुलेशन ना हो तो पूरी कंट्री कोलैप्स कर जाएगी, कंप्लीटली कोलैप्स्ड. व्हाई? बिकॉज ह्यूमन टेंडेंसी है वो बिना रूल के चलना चाहता है. आप देखोगे कि आप 99% रूल्स तोड़ना चाहते हैं, मतलब आपको रूल्स ना दिए जाए तो आप आराम से चलोगे, कोई दिक्कत नहीं है ना. लेफ्ट चलना है राइट चलोगे, राइट चलना है लेफ्ट चलोगे, बीच में चलोगे. जब तक आप डरते नहीं हो तब तक आप रूल फॉलो नहीं करते. डरते हैं तो आप रूल भी फॉलो करते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन, सो कॉन्स्टिट्यूशन डराने के लिए नहीं है, आपको आपके डेवलपमेंट के लिए. तो कॉन्स्टिट्यूशन का परसेंटेज किसी कंट्री के सक्सेस को शो करता. एंड कॉन्स्टिट्यूशन पर बेस्ड हम बात करेंगे, आगे रूल्स की बात करेंगे.
जितना ज्यादा आप रूल फॉलो करेंगे उतना ज्यादा सिस्टम आपके कंट्री में डेवलप होगा। ठीक है, जैसे सभी लोग ट्रैफिक रूल फॉलो करें तो कभी भी एक्सीडेंट्स नहीं होंगे, सभी लोग फॉलो कर रहे हैं, है ना। तो आप देखेंगे वो सिस्टम डेवलप होता है। तो जितने भी डेवलप कंट्रीज हैं उनमें खास चीज ये है, दे आर मोर रूल ओरिएंटेड, और वहां पर वो लोग फॉलो भी करते हैं और आप उनका डेवलपमेंट भी देख पाते हैं। सो ब्रिटेन इज नोन फॉर रूल्स एंड रेगुलेशंस, उनको कहा जाता है मदर ऑफ लॉ, ब्रिटेन को कहा जाता है मदर ऑफ लॉ, बिकॉज पूरी दुनिया में जितना सिस्टम उन लोगों ने डेवलप किया उतना शायद कभी किसी ने नहीं किया, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ लॉ। लॉ मीन्स जिसे आप पास करते हैं पार्लियामेंट से, उन लोगों ने बहुत सिस्टमेटिकली काम किया, इसीलिए पूरी दुनिया में ब्रिटिश लॉ सिस्टम को माना जाता था। और यही वजह है कि हमारे देश से भी लोग लॉ की पढ़ाई करने ब्रिटेन जाते थे। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में माना जाता है आज भी। सो आप देखोगे कि ब्रिटेन जैसे देश में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, फिर भी उनका बेटर चला। उसका रीजन यह है कि वहां पर कंटिन्यूस एक ही डायनेस्टी ने काम किया और वो चलता रहा, जनरेशन टू जनरेशन वो हैंडओवर करते रहे एक दूसरे को रूल्स रेगुलेशंस। सो रिजल्ट क्या मिलता है, दे डोंट रिक्वायर एनी रिटन डॉक्यूमेंट, बट कंट्री एज एन इंडिया आप देखोगे हमें जरूरत पड़ती है, बिकॉज हमें जिस रास्ते पर लाकर छोड़ा गया वहां से ये इंपॉर्टेंट था कि हमें कोई रिटन डॉक्यूमेंट चाहिए, हमारे लिए रूल्स रेगुलेशन चाहिए थे। इनका काम विदाउट रिटन चल गया, अनरिटन है ना, वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ नहीं है। और वहां के कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, वहां के कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट, देन डिसीजंस टेकन बाय द जुडिशरी एंड अनाउंसमेंट मेड बाय द प्राइम मिनिस्टर और एग्जीक्यूटिव बॉडी, डिसीजंस टेकन बाय द जुडिशरी। अच्छा ये हो गया। सो आप देखोगे इन सब का मिक्सचर वहां का कॉन्स्टिट्यूशन। तो उनका रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन उनके लिए काम कर, हमारा रिटर्न उनका अनरिटन। उनका काम इसलिए चला क्योंकि एक ही फैमिली ने रूल किया, और एक फैमिली के रूल करने की वजह से सारे रूल शुरू से लेकर लास्ट तक एज इट इज रहे। बट ऐसा हमारे देश में नहीं था, कभी किसी ने हमें रेगुलेट किया। तो फाइनली आप देखोगे, हालांकि बहुत लंबा समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रूल किया। इफ यू टेक एग्जांपल फ्रॉम 1600, तो आप देखोगे 1947 में हम लोग आजाद होते हैं। तो 1600 से वैसा रूल नहीं कर रहे थे, बट दे केम इनटू 1600 एज अ बिजनेस ग्रुप, ईस्ट इंडिया कंपनी के तौर पर आए, बिजनेस करने आए, बट रूल्स तब भी उनके पास थे। ओके, दे वर वेल अवेयर ऑफ देयर रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो आप देखोगे कि हमें अलग अलग लोगों ने अलग अलग टाइम पे रूल किया। सो हमें अपना चाहिए था, बिकॉज ब्रिटिश गवर्नमेंट होती तो शायद हम उनके ही सिस्टम से चल रहे होते, और उनका काम चल गया, उनके राजमहल के चार्टर से काम चल गया उनका। आज भी आप देखोगे मैक्सिमम चीजें उनके ट्रेडिशंस में है, कस्टम्स में है। इज इट क्लियर? तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हो कि सर उनके यहां पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, फिर भी वो बढ़िया सिस्टमेटिक चल रहे हैं। वाई? बिकॉज उन्हें एक फैमिली ने ही रूल किया, तो उस फैमिली ने जो जो रूल्स बनाए सभी फॉलो करते रहे, जनरेशन टू जनरेशन हैंड ओवर होता रहा। बट यहां पर तो ब्रेक लगा ना, इंडिया में कई सारे सिस्टम आए हमारे पास, मुगल्स आए, आर्यंस आए, ब्रिटिशर्स आए, पोर्चुगीज आए, सब अलग अलग लेवल पर अलग अलग टाइम पर आते हैं। तो हम सबके हिसाब से नहीं चल सकते थे। फाइनली जब इंडिया आजाद होता है तो हमें 1947 में सेल्फ रूल बनाने की जरूरत थी, हमारा खुद का नियम कानून होगा, इसीलिए हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार किया। एंड दैट इज मोर साइंटिफिक वे, अ रिटन डॉक्यूमेंट इज अ मोर साइंटिफिक वे टू डील विद द थिंग्स। तो हमने वही किया, वो हमारे लिए बेटर था। क्लियर है? जितना आपके पास रिटर्न होगा आप ज्यादा साइंटिफिक होंगे, बिकॉज डिस्प्यूट की जगह नहीं हो जाती, क्योंकि आपके पास सब कुछ लिखा हुआ है। हाँ, इंटरप्रिटेशन हो सकता, इंटरप्रिटेशन टाइमली चेंज हो सकता, एंड दैट डिपेंड्स ऑन दी सोसाइटी एंड प्रोग्रेस ऑफ दी सोसाइटी। जैसे समाज अब लिबरल होता जा रहा, पहले यह था कि मेल फीमेल शादी करेंगे, अब कहा ठीक है कोई भी कर सकता, हम लिबरल हो गए। कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा कि मैरिज के फॉर्मूले चेंज होंगे, बट इट इज देयर, जुडिशरी एक्सेप्ट कर रही है ना अभी।
तो उसमें नहीं लिखा है, बट हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक्सेप्ट करके आगे बढ़ रहे हैं. सो देयर इज अ प्रोग्रेसिव थॉट, और सेम डॉक्यूमेंट कैरी ऑन हो रहा है. हाँ, कुछ अमेंडमेंट्स हैं जो हम कर रहे हैं, 106 तक पहुंच गए, सो दैट डॉक्यूमेंट और दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी मेक मोर रेलिवेंट. तो है वो रेलिवेंट, क्योंकि उसमें हम लगातार अमेंड करते जा रहे हैं. उसकी वैल्यू इसलिए है कि क्योंकि जिन हालात में उसको हमने तैयार किया था, वो बेस्ट टाइम भी था हमारे लिए, क्योंकि वहां से हम जीरो से स्टार्ट ले रहे थे. और जब आप जीरो से स्टार्ट लेते हैं और सिस्टमेटिक आप होते हैं, और वही फाउंडेशन है जिस पर आप बैठकर आज अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं. वो लोग इतना सिस्टमेटिक नहीं लिखते तो शायद हम इतने सिस्टमेटिकली नहीं चलते. और ऐसा भी नहीं ना कि हम लोग 1-2 करोड़ लोग थे, शुरू से ही ज्यादा थे हम. क्लियर है? शुरू से ही इतना बड़ा लैंड एरिया, इतने सारे पॉपुलेशन, इतने सारे चैलेंजेस, इतनी सारी जातियां, कास्ट सिस्टम, रिलीजन, बोलियां, है ना, डायलेक्ट्स, इतने सबको एक साथ मैनेज करना ये इजी नहीं था. और इनिशियली तो और इजी नहीं था. अभी तो आप लोगों को एक मैसेज करो, लोगों तक खबर पहुंच जाती. सोच कर देखो 1947 में देश बना कैसे. दैट वाज बिग चैलेंज. आ रहा समझे? वहां पर भी सिस्टम डेवलप करना इट वाज नॉट सो इजी. जब देश आजाद हुआ तो गांधी जी कोलकाता में वो दंगों को रोकने में लगे थे. राइट्स हो रहे थे हिंदू मुस्लिम, वो दंगों को रोकने में लगे थे. उन्होंने कहा देश अभी आजाद नहीं हुआ, अभी सिर्फ ब्रिटिशर्स गए, अभी हमें पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, चैलेंजेस, इन सब से भी आजादी चाहिए. आ रहा समझे? तो कॉन्स्टिट्यूशन के रिटर्न होने के अपने बेनिफिट्स हैं. ब्रिटेन का नहीं है, क्योंकि उनको सिस्टम मिला पीछे से, कस्टम, रूल्स रेगुलेशन उनके सोसाइटी में थे, वो सारा कुछ उनका चलता रहा. आज भी उनका काम चल रहा है, मैनेज हो रहा है. इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? तो सिस्टम जितना अच्छा होगा आप उतना ज्यादा प्रोग्रेस कर पाएंगे. आपको सिस्टम ही काम आता है. सो दैट इज वाई अ पॉलिटिकल सिस्टम इज कॉल्ड पॉलिटी. क्लियर है? पॉलिटी अकेले कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है. एंड देयर इज अ वर्ड पॉलिटिक्स. So politics is the behavior of politician. Politics is the behavior of the politician. वो उनके बिहेवियर को हम पॉलिटिक्स कहते हैं. कई बार आप बोलचाल की भाषा में कहते हैं पॉलिटिक्स कर रहा है, पॉलिटिकल बेनिफिट ले रहा है. तो पॉलिटिकल बेनिफिट में हमेशा पब्लिक इंपॉर्टेंट है. जैसे अभी कांग्रेस ने बीजेपी को कहा कि आप ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिक लाभ ले रहे हैं, पॉलिटिकल बेनिफिट उठा रहे हैं कि ये हमने किया, मोदी जी ने किया, ऐसा कांग्रेस उनके ऊपर कह रही है. ठीक है? तो आप देखेंगे ये जो पॉलिटिकल टर्म है, पॉलिटिकल टर्म पर हमें बहुत ज्यादा एम्फेसाइज नहीं करना, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू रीड पॉलिटिक्स. पॉलिटिक्स हमारा सिलेबस नहीं, हमारा सिलेबस है पॉलिटिकल सिस्टम, इंडियन पॉलिटी, इसीलिए उसको पॉलिटी कहा जाता है. इवन दो वी डोंट हैव पॉलिटिकल साइंस, दैट इज एन ऑप्शनल. आप यहां पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ने वाले. क्लियर है? तो पॉलिटिकल साइंस जब हम बोलेंगे तो उसमें इंपॉर्टेंट क्या होगा? द टर्म साइंस. जब आप पॉलिटिकल साइंस कहते हो, सो देयर इज अ वर्ड साइंस. ओके? दैट मीन्स देयर वुड बी सर्टेन यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स. होंगे ऐसे? साइंस मीन्स यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स वुड बी देयर. और पूरे देश में, पूरी दुनिया में लगभग उनको एक जैसे फॉलो किया जाएगा. जब आप पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट पढ़ते हैं, यू विल फाइंड फ्यू चैप्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल्स. और उन सिद्धांतों को पढ़ते हैं बिकॉज पॉलिटिकल साइंस एक पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को ऑपरेट कैसे करना है उसके बारे में होता है. ओके? और हम क्या पढ़ रहे हैं जीएस में? इंडियन पॉलिटी. दैट मीन्स पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया. उसमें भी कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट पढ़ते हैं. आप देश को चलाना कैसे उसके बारे में आप ज्यादा नहीं पढ़ते. आप पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में नहीं पढ़ते, उनके डिसीजंस के बारे में नहीं पढ़ते. आप ज्यादातर कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन प्रोविजंस को आप ज्यादा पढ़ते हैं. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पीएसआईआर, मतलब पॉलिटिकल साइंस, एंड इंटरनेशनल रिलेशंस. आपके ऑप्शनल का नाम है.
और ये साइंस एक दिन में डेवलप नहीं हुआ। ये साइंस कैसे डेवलप हुआ होगा? पहले लोगों ने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन से चीजों को देखा, और ऑब्जर्वेशन के बाद ही क्या डेवलप हुआ? आप क्या कहते हो? फिलॉसफी। फिलॉसफी को हिंदी में क्या कहते हैं? दर्शन। दर्शन मीन्स व्हाट? देखना। तो सबसे पहले कोई सब्जेक्ट आया, वो क्या आया? फिलॉसफी। ठीक है ना? सबसे पहले फिलॉसफी सब्जेक्ट आया। तो लोगों ने बैठकर देखकर, उस जमाने में टाइम बहुत होता था, अभी तो इंस्टा फेसबुक है ना, टाइम नहीं मिलता। उस जमाने में लोग फ्री हुआ करते थे और वो घंटों घंटों बैठ के ऑब्जर्व करते थे, और वो ऑब्जर्वेशन कई सालों तक चलता था। जैसे पहले के लोग बता देते थे आज बारिश होगी या नहीं होगी, अभी आप सैटेलाइट पर डिपेंडेंट, आप वॉच चेक करते हो बारिश होगी, मैसेज आया या दिखा रहा है उसमें, और दिखा भी देता है गूगल, क्योंकि उसको सैटेलाइट से डेटा मिल रहा होता। लेकिन पहले के लोगों को ऑब्जर्वेशन था कि बारिश कब होगी। पहले के लोग धूप देखकर एग्जैक्ट टाइम बता देते कि 4:05 हो, क्योंकि ऑब्जर्वेशन था। अभी आपको बगल में कौन बैठा है पता नहीं चलता। क्लासरूम की बात नहीं करो, इन जनरल लाइफ में फ्लाइट में बैठा है कोई, पता नहीं कौन बैठा है, पता चले दोनों पड़ोसी थे। क्यों? दोनों का ध्यान मोबाइल में ही था जब से बैठे हैं तब से। ट्रेन में भी अमूमन अब वो माहौल नहीं रहा, नहीं तो पहले लोग बातचीत करते थे, अभी सब लगा के चुपचाप देख रहे थे। चार्जर भी अलग से, उससे डाउन हुआ तो भी चार्ज कर लो फिर देखो। नहीं तो ट्रेन में लोग घर बसा लेते थे, मतलब शादी वादी की बात हो जाती थी ट्रेन में, इतना लोग ट्रैवल करते थे, आपस में बातचीत करते थे। आ रहा समझ? तो अभी आप देखोगे ऑब्जर्वेशन हमारा कमजोर हुआ है। तो ऑब्जर्वेशन पहले ज्यादा था, वहीं से ये सब्जेक्ट डेवलप हुआ है, फिलॉसफी, राइट? और फिलॉसफी से ही साइंस निकला हुआ है। लोगों ने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करके उन्होंने रूल्स रेगुलेशन लिखना शुरू किया कि ऐसा होने पर यह होगा, ठीक है? और कई साल के अनुभव के बाद उसको लिखकर दे दिया। जैसे घर में आपको अचार आप खाए हो तो मना करेंगे दूध अभी मत पियो, अचार खाया तुमने, वो उनके ऑब्जर्वेशन में, आपको ध्यान नहीं रहेगा, उनके ऑब्जर्वेशन में। सो कोई चीज बार बार हो रही है, रिपीटेटिव हो रहा है, दैट मीन्स उसमें रिजल्ट सेम आ रहा है। जैसे पेरेंट्स आपको मना करेंगे या आपके दादा दादी की उम्र के लोग मना करेंगे, धूप से आए हो पानी मत पियो, ठीक है, ऐसा हम मना करेंगे। वो उसके पीछे लॉजिक है, बिकॉज उन्होंने कई साल से अनुभव किया, देखा, एंड दे मेड अ प्रिंसिपल। और वो ऐसे ही होता है हर बार, आप देखोगे रिजल्ट सेम आएगा। एंड ग्रेजुअली वी मेड सर्टेन प्रिंसिपल्स। हमने ज्यादातर प्रिंसिपल्स कहां से ऑब्जर्व किया? नेचर से, एंड नेचर से फिर हमने अडॉप्ट करके बनाया। सो किसी कंट्री को या स्टेट को चलाने के कुछ प्रिंसिपल्स डिसाइड किए गए। इंडिया का एग्जांपल लूं तो हमारे यहां पर कौटिल्य, जानते हैं सभी? कौटिल्य चाणक्य की बात करें तो आप देखोगे वो महामंत्री थे, वो राजा नहीं था, वो बंदा महामंत्री था, बट ही वॉज कीन ऑब्जर्वर। और वो अपने ऑब्जर्वेशन से बहुत सारे रूल्स लिखते हैं, और इसी ऑब्जर्वेशन से उन्होंने किताब लिख डाली अर्थशास्त्र कि सोसाइटी को कैसे होना चाहिए। और ऐसा सब लोग नहीं कर पाते हैं, जिनका डीप थॉट होता है वो लोग कर पाते हैं। तो उन्होंने सोसाइटी के बारे में लिखा कि किंग का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, स्टेट कैसा होना चाहिए, स्टेट का जो फ्रेंड है वो कैसे होना चाहिए, स्टेट का कोई आप देखोगे एनिमी है तो एनिमी के साथ कैसे बिहेव करना। और उन्होंने बहुत सारे ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर अपने रूल्स रेगुलेशन बनाए। हां, आज वो हो सकता है रेलेवेंट ना हो, बट उस जमाने के हिसाब से वो रेलेवेंट था। जैसे आप देखोगे बिग फिश का कॉन्सेप्ट क्या है? बिग फिश जो टर्म है वो दो जगह इस्तेमाल होता है। आप क्या बोलते हो कि बड़ी मछलियों को पकड़ना बाकी है अभी, हम बोलते हैं ना, छोटे छोटे क्रिमिनल्स पकड़े जाते हैं, हम क्या बोलते हैं? बिग फिश आर लेफ्ट। तो बड़ी मछली क्यों बोलते हैं हम बार बार? मछली के बड़े बड़े हाथी क्यों नहीं बोला हमने? हाथी बाकी है, टाइगर बाकी, क्यों नहीं बोला हमने? फिर हम क्या बोलते हैं? बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा जाएंगी। जैसे अमेजन को आप बड़ी मछली कह रहे हो,
बिग फिश कह रहे हो उसको। इसका मतलब ये हुआ कि पहली बार कभी किसी ने रूल दिया होगा तो नेचर को ऑब्जर्व करके दिया होगा और देखा कि अच्छा ये बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा जाती हैं। दैट मीन्स सेम बिजनेस, सेम टाइप के जो बिजनेस में है वो तो सिंबॉलिक था स्टेटमेंट, बट नेचर में आप देखोगे प्रैक्टिकली इट इज ट्रू। तो ऐसे ही डिफरेंट ऑब्जर्वेशन से उन्होंने रूल्स रेगुलेशन बनाए और स्टेट को चलाने के रूल्स बना लिए। जैसे किसी स्टेट के रूल्स अच्छे लगे उनको, तो पहले फॉरेनर्स आते थे ट्रैवल करने के लिए, या हिस्टोरियंस ट्रैवल करते थे और वो किसी स्टेट के बारे में लिखा करते थे, तो ज्यादातर वो किंग या स्टेट के बारे में नोट्स बनाते थे और धीरे धीरे उस किंग की तारीफ किया करते थे, उस किंग के बारे में बताया करते थे ये किंग ने एडिशनल क्या किया। और ग्रेजुअली वही कलेक्शन आप देखोगे एज अ प्रिंसिपल लोगों तक पहुंच गया कि फला राजा ने ये किया था, वो एक प्रिंसिपल बन गया। उस स्टेट ने ऐसा काम किया था, वो एक प्रिंसिपल बन गया। आ रहा समझे? और उन कलेक्शंस को ही आपने पॉलिटिकल साइंस नाम की किताब में पढ़ना शुरू किया। कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है जिसने प्रिंसिपल्स बनाए, ये फिलोसोफर्स थे जिन्होंने प्रिंसिपल्स बनाए, जिन्हें आप बाद में थिंकर्स बोलते हो आप, और इन थिंकर्स को पढ़ना पड़ता। तो रीजन समझ में आ रहा है उन थिंकर्स को क्यों पढ़ना पड़ता है? ठीक है। जैसे किसी ने ऑब्जर्व किया लंबे समय तक कि जो रस्सी कुएं में बाल्टी से जब हम पानी निकालते हैं तो पहले लोगों को मैकेनिज्म नहीं पता था। ठीक है। पहले क्या होता था, जो रस्सी है, रस्सी तो लोगों ने इजाद कर ली थी, लेकिन व्हील नहीं लगाया था। बहुत जगह व्हील देखते हो ना, लगा हुआ रहता है कुएं से पानी निकालने के लिए। अब आपने नहीं निकाला होगा शायद, क्योंकि कुएं आपके समय पर खत्म हो चुके हैं। तो आप देखोगे कि वो जो स्टोन होता है जो लगा होता है, जहां से आप रस्सी को पकड़ के खींच रहे होते हो, तो वो हजारों बार वो रस्सी वहां से गुजरती है। जैसे ये वाला हिस्सा मैं यहां रस्सी रख के खींचूं तो ये वाला सॉफ्ट हो जाएगा, पत्थर घिस जाता है। तो आप देखोगे रसरी आवत जात रही, सिल पर होत निशान। सिल मतलब पत्थर, तो रस्सी भी पत्थर पे निशान छोड़ सकती है। ये लॉन्ग ऑब्जर्वेशन के बाद डिसाइड हुआ और वो आज एक प्रिंसिपल बन चुका है। इट मीन्स बार बार प्रैक्टिस करो, एक ही काम को बार बार करो तो आपको सक्सेस मिलेगी, ये उसके लिए बोला जाता है। और प्रैक्टिकली वो ट्रू भी है। अब तो आप उसको देख नहीं पाते हो क्योंकि ऐसा सीन दिखता नहीं। अब लोग पंप से पानी निकाल लेते हैं, नहीं तो पहले लिटरली वो पत्थर बड़ा चिकना हो जाता था, घिस जाता था, क्योंकि रस्सी से इतनी बार उसको घिसा जाता था, क्योंकि हजारों लाखों बार पानी निकाला जाता था और रस्सियां टूट जाती थी, पत्थर नहीं टूटता था लेकिन पत्थर घिस जाता था वहां से। क्लियर? तो सेम प्रिंसिपल एडॉप्टेड इन स्टेट फॉर्मूला, स्टेट को रन करने के लिए हमने एडॉप्ट किया उसको। ऐसे कई प्रिंसिपल्स हैं जो ऑब्जर्वेशन पे आए। सो फाइनली एक सब्जेक्ट ही डेवलप कर दिया गया, उसका नाम था पॉलिटिकल, उसको नाम दिया गया पॉलिटिकल साइंस नाम दिया गया। ये सब्जेक्ट हमें नहीं पढ़ना है इंडियन पॉलिटी में, बिकॉज ये जनरल ऑब्जर्वेशन वाले प्रिंसिपल्स या फिर स्कॉलर्स ने क्या बोला, फिलोसोफर्स ने क्या बोला, जैसे उन्होंने अलग अलग चीजों के बारे में बोला कि दुनिया में जस्टिस कैसे होना चाहिए, लिबर्टी कैसे होनी चाहिए, किंग का बिहेवियर कैसे होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, पब्लिक के बीच में कैसे जाना है। सो देयर वुड बी सर्टेन प्रिंसिपल्स। हाँ, उसको बेस बनाकर हमने रूल्स बना दिए, इसलिए आपको रूल पढ़ना पड़ता है, बट वो प्रिंसिपल्स नहीं पढ़ना है आपको, इस सब्जेक्ट में नहीं पढ़ना है। पीएसआईआर में पढ़ना है, पब्लिक एड में पढ़ना है, सोशियो में पढ़ना है, फिलोसफी में पढ़ना है, एंथ्रो में पढ़ना है, बट जीएस में आपको नहीं पढ़ना। बट जीएस में थोड़ा बहुत आपसे पूछा जा सकता है, जैसे व्हाट इज जस्टिस। तो जस्टिस आप जो बताओगे थोड़ा प्रिंसिपल का रेफरेंस और थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन का रेफरेंस। कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन दोज प्रिंसिपल्स एंड ऑब्जर्वेशन, उसी पर बेस्ड है जस्टिस। जैसे इंडिया में लिखा जाएगा ना, अभी हम पढ़ेंगे जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, भाईचारा, बंधुत्व, है ना, डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल। सो व्हाट डज इट मीन बाय डिग्निटी? एक तो लीगली आप पढ़ते हो और दूसरा उसका सोसाइटी में क्या सेंस है। जैसे जब हम जस्टिस की बात करते हैं, व्हाट डज इट मीन बाय जस्टिस? थिंकर्स ने क्या बोला, अलग अलग थिंकर्स के क्या व्यू है जस्टिस पर, कि जस्टिस क्या है।
कौन सा व्यू ज्यादा अच्छा है कि मैं सबके बारे में सोचूं या सिर्फ अपने बारे में सोचूं, व्हाट इज गुड। तो ऐसा अलग अलग थिंकर्स के व्यू को आप कहां पढ़ते हो, पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हो आप। बट आप बोलेंगे सर यहां क्यों नहीं पढ़ना है, बिकॉज यहां पर पढ़ने पर आपका सिलेबस बड़ा हो जाएगा, तो आप अलग अलग थिंकर्स के व्यू नहीं पढ़ते। हाँ, आप थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो, बिकॉज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो टर्म लिखे गए। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, अनटचेबिलिटी, ये सब लिखा हुआ है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इनको तो आपको समझना पड़ेगा कि इनका, इन वर्ड्स का मीनिंग क्या है। बट यूपीएससी जनरली यहां से क्वेश्चन नहीं देती, देगी तो क्या करेगी, जस्टिस प्लस कोई प्रोग्राम का एनालिसिस आपसे पूछेगी। तो जब आप एक साल की पढ़ाई कर लेते हो तो आपको क्या करना चाहिए, एक और बढ़िया सलाह दे रहा हूं, 3-4 ऑप्शंस के क्वेश्चंस देखने चाहिए। ये सलाह आपको कोई नहीं देगा, लेकिन मैं दे रहा हूं आपको, और उसको फॉलो भी करना। ये आज से नहीं, मैंने जब से तैयारी की तब से फॉर्मूला मुझे काम आता है। आप 3-4 ऑप्शनल के क्वेश्चन देखा करो। जैसे ज्योग्राफी में देखो, ज्योग्राफी तो सभी पढ़ते हो आप, बट ऑप्शनल ज्योग्राफी के क्वेश्चंस देखो कि वहां क्या पूछ रहा है। हो सकता है 60% आपको ना समझ में आए, 40% जो समझ में आ रहे हैं वो आपके जीएस में भी काम आएंगे कि अच्छा इस साल ज्योग्राफी में ये पूछा, अगले बार हमारे से भी पूछा जा सकता है। सिलेबस थोड़ा देखना पड़ेगा आपको, मुझे तो याद है सबका सिलेबस तो, बट आपको सीखना पड़ेगा। सोशियोलॉजी में ये पूछा है, इंडियन सोसाइटी में ये हो सकता है। पॉलिटिकल साइंस में पूछा है, पॉलिटी में या ऐसे में पूछा जा सकता है। थोड़ा वर्क ज्यादा दे रहा हूं, लेकिन याद रखना 7-8 महीने बाद जब जीएस की पढ़ाई हो जाए, आप मैच्योर स्टेज पर आ जाए, तो ये वाला होमवर्क करना मत भूलना। यूपीएससी बहुत चालाकी से क्लू छोड़ती है, ऐसे ऐसे क्लू छोड़ती है। उन क्लूज को फॉलो करोगे तो आप देखोगे यूपीएससी के काफी क्लोज पहुंच जाओगे आप। बहुत भटकना नहीं है आपको, ये सब यूपीएससी ने दे रखा है। और यूपीएससी बोलती है आपका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा है तो आप यूपीएससी को जल्दी पास कर लोगे। इज इट क्लियर? हिस्ट्री ऑप्शनल के क्वेश्चंस देखो तो जीएस के क्वेश्चन आपको पकड़ में आएंगे कि अच्छा ऐसा हमें भी तो पूछ सकता है, अब तक आया नहीं लेकिन आ सकता। थिंकर्स वाला पोर्शन छोड़ के बाकी सब आप देख सकते हो। आई होप क्लियर है। ट्राई करना, लेकिन 6-7 महीने की पढ़ाई हो जाए तब ट्राई करना, शुरू में आपको नहीं समझ में आएगा। अभी तो जीएस ही समझ में आ जाए बड़ी बात है ना। तो ऑप्शनल का बर्डन नहीं डाल, अपना तो देखना ही है। आप जो ऑप्शनल पढ़ोगे उसका तो देखना है ही है, बट साथ में 2-4 और ऑप्शनल का देखो। आप देखोगे आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि उसमें क्वेश्चन थोड़े ब्रॉडर होते हैं। गॉट इट? सो हम पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ रहे हैं, और क्यों नहीं पढ़ रहे हैं उसका रीजन भी बता दिया। इज इट क्लियर? ठीक है। व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट नॉट टू स्टडी, ये यूपीएससी का मूल मंत्र है। जिस दिन ये क्लियर हो जाए, आप देखोगे आप ज्यादा यूपीएससी के नजदीक चले जाओगे। मैंने वही समझाने की कोशिश की कि पॉलिटिकल साइंस क्यों नहीं पढ़ना आपको। तो जब आप जीएस का आंसर लिखते हो, ऑप्शनल का आंसर मत लिखा करो, और जब ऑप्शनल का आंसर लिखते हो तो जीएस टाइप मत लिखा करो। तो यूपीएससी में ऑप्शनल का आंसर टाइप अलग है एंड जीएस टाइप अलग है। क्लियर है? यूपीएससी ऑप्शनल में आपके पास थिंकर्स है, थिंकर्स का रेफरेंस लेके ऑप्शनल में लिखो, जीएस में मत लिखो। जैसे पॉलिटिकल साइंस जिनका ऑप्शनल है, वो हो सकता है पॉलिटी में सोचे कि मैं थिंकर्स का भी नाम डाल देता हूं, बढ़िया होगा। नो, नंबर कम मिलेंगे। वो समझ जाएगा आप ऑप्शनल वाला कॉपी मार रहे हो यहां पे, वो नंबर काट देगा। उसे मास्टर्स नहीं चाहिए जीएस में, ध्यान रखना। दे आर नॉट लुकिंग फॉर मास्टर्स, इवन फॉर ऑप्शनल्स ऑल्सो। तो टू मच स्टडी कहीं नहीं करना। जितना दिया जा रहा है उसकी अंडरस्टैंडिंग बनाओ, सिलेबस में जो लिखा है उसको पहले समझो, और हर बार सोचोगे नहीं नहीं मुझे इसका ओरिजिनल जानना है, शुरू से चला आ रहा है तब जानना है, फिर तो पीएचडी हो गई और आप बाहर होने वाले हो। एग्जाम को एग्जाम जैसा ही देखो। हाँ, इस एवज में कुछ नॉलेज आपको हो रहा, कुछ ज्यादा पढ़ते हो आम आदमी से, ये तो तय बात है, लेकिन इतना ही पढ़ो जितने यूपीएससी कंट्रोल में आ जाए। क्लियर है? आपको 8-10 किताबें नहीं पढ़नी है पॉलिटिकल साइंस में, हार्डली 4 या 5, दैट्स इट। पता चला एक थॉट पे पूरी किताब पढ़ डाले, जस्टिस पर अकेले मोटी मोटी किताब लिखी गई, उतना नहीं चाहिए आपको।
आपको ब्यूरोक्रेट बनना है, आपको थिंकर नहीं बनना है, आपको राइटर नहीं बनना है। और ब्यूरोक्रेट को इतना ही पता होना चाहिए कि जस्टिस टू द पॉइंट कैसे हो सकता। तो ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच डेवलप करना है पढ़ते वक्त। गॉट इट? सो यहां पर रोकता हूं मैं। तो पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ रहे हम, इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं, और इंडियन पॉलिटी का सिलेबस इस पर हम बातचीत कर चुके हैं। तो पॉलिटी एक सिस्टम है और एक सिस्टम की पढ़ाई कर रहे हो। सो दैट इज वाई द नेम ऑफ सिलेबस चैप्टर इज इंडियन पॉलिटी, नॉट द पॉलिटिकल साइंस। क्लियर है? अब हिस्ट्री में चलते हैं, बैकग्राउंड में, जहां पर आप देखोगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ब्रिटिशर्स हमारे देश में एंट्री लेते हैं 1600 के आसपास। वो हमारे देश में ट्रेड के नाम से एंट्री लेते हैं, और जब ट्रेड करने आते हैं तो उन्होंने ऐसे सडन हमें ढूंढा था। और उनका जब आप ट्रेड रूट देखोगे तो थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये अफ्रीकन मैप है, और यहां पर ब्रिटेन है, ये आपके यूरोप का मैप है, ठीक है, इधर मेडिटेरियन सी, और वो ऐसे चल के आए, ऐसे। क्लियर है? और यहां से सीधे उनको भारत दिखाई देता। क्लियर है? तो पहले ये स्टॉपेज हुआ करता था साउथ अफ्रीका का, केप ऑफ गुड होप, मैप में मिलेगा आपको। ठीक है? तो इस तरह से वो आया करते थे और यहां से ट्रेड करके वापस इधर जाते थे। जब से सुएज कैनाल खुला तो अब ये रास्ता बंद हो गया, अब लोग यहां से आना जाना करते हैं। क्लियर? ये मॉडर्न रूट है, ये ओल्ड रूट है। तो वो लोग क्या करते थे, साइड साइड चला करते थे, उनको एक अंदाज था, नॉलेज था। और आप देखोगे चारों तरफ समुद्र मिलेगा आपको, ब्रिटेन के या यूके, यूनाइटेड किंगडम। तो आप देखेंगे उसके चारों तरफ समुद्र है, तो वो उनको लर्निंग ज्यादा हुई, क्योंकि उनके सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट था कि वो सी रूट्स का पता करें। फिर यूरोप कनेक्टेड था, लेकिन बीच में समुद्र है। तो आप देखोगे उनको बाई नेचुरल उनको लर्न करना था शिप मेकिंग। तो वो लर्न किए और धीरे धीरे आसपास निकलने लगे वो। ठीक है? और निकलते निकलते आप देखोगे फाइनली वो यहां पहुंचे, यहां से सीधे चले तो यहां पहुंचे। और उनको अंदाज होता था, जैसे बर्ड्स को मूव करते देखते थे, है ना, पहले के लोगों को बताया ना, ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा। तो आप देखोगे फिश को वो लोग मूव करते देखते थे, तो उनको पता होता था कि हमें किस रूट से जाना है। हाँ, ये एरिया डीप सी का है, उसके बावजूद भी वो यहां पहुंच गए। आप देखो कोई भी डीप सी में ट्रैवल नहीं करता, अब तो करते हैं, बड़े बड़े शिप करते हैं, लेकिन पहले जो छोटे शिप लेकर चलते थे वो कॉर्नर कॉर्नर में जाते थे कंट्री के, ताकि डूब ना सके या जल्दी तट पर पहुंच जाए। क्योंकि लहरें अक्सर तट की ओर ले जाती हैं आपको, कोई भी चीज आप देखोगे फाइनली कोस्टल एरिया में आ जाती है ना, कोई भी बहती हुई चीज कोस्टल एरिया में, क्योंकि लहरों का मूवमेंट वैसा होता है। देयर इज अ साइंस। क्लियर? और जो विंड है वो हमेशा कैसे है, लैंड से सी से लैंड की ओर डायरेक्शन होता है। तो उस डायरेक्शन को लोग पकड़ते थे, विंड डायरेक्शन को, कि इस तरफ लैंड होगा, ऐसे वो पकड़ते थे। तो फाइनली दे लैंडेड हियर। और आप देखोगे सूरत में सबसे पहले उन्होंने अपनी फैक्ट्री एस्टेब्लिश की। तो फैक्ट्री का मतलब मशीनरी वाली फैक्ट्री नहीं, अपने ऑफिस या सेटअप को उन्होंने फैक्ट्री बोला उस जमाने में। क्लियर है? और इन्हें परमिशन मिली उस वक्त। उन्होंने जो एलिजाबेथ के टाइम पर जो पावर था उनका, वो सिर्फ क्राउन में पावर नहीं था, चर्च में भी पावर था। चर्च भी उस वक्त डिसीजंस लिया करते थे। तो चर्च ने उनको कहा कि जहां भी जा रहे हो वहां पर आप क्रिश्चियनिटी एस्टैब्लिश करोगे। उन्होंने कहा ओके। कंपनी को इन्होंने राइट्स दिए और कंपनी को कहा कि आप अपने साथ कुछ डिफेंस वाले भी लेकर जाएं। तो उन्होंने वहां के नेवल पावर को अपने साथ ले लिया, राइट, सेफ्टी के लिए। तो वो लेकर आए अपने साथ। तो शुरू में उनको जब मिला पावर, मतलब जब बिजनेस करना शुरू किया,
तो इस पूरे एरिया में वो फैक्ट्री एस्टेब्लिश करते जाते हैं, है ना, मछलीपट्टनम, देन हरिहरपुर उड़ीसा के पास। तो ऐसे आप देखोगे अलग अलग जगह फैक्ट्री एस्टेब्लिश करते हैं, एंड फाइनली दे मेड देयर हेडक्वार्टर इन बंगाल, क्योंकि वो ज्यादा सुटेबल था और उधर से ज्यादा कंट्रोल करते बन रहा था। वो इधर आप देखोगे इधर ज्यादा नहीं गए, कराची वगैरह में जो पोर्ट है अभी कराची का, वो ज्यादा इंटरेस्ट यहां पर दिखाते हैं और यहीं से फिर वो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। फिर इधर कंट्रोल, इधर कंट्रोल, इधर इस तरफ पूरा उनका कंट्रोल दिखाई देगा आपको। और यहां से चाइना भी वो ट्रेड करते हैं, सिल्क रूट आपको दिखाई देगा, तो चाइना भी ट्रेड करते हैं यहां से, करेक्ट। सो ओवरऑल यहां आने के बाद अब होता यह है कि इस कोस्टल एरियाज में जो राजा थे, डायनेस्टीज थी, उन्होंने ऑब्जेक्शन भी लिया कि आप यहां कैसे आ रहे हो। उन्होंने कहा हम बिजनेस करने आ रहे हैं, तो बिजनेसमैन का वेलकम किया जाता था। सो आप देखोगे कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट उनका सबसे पहला इंटरेस्ट था। ग्रेजुअली दे डेवलप्ड पॉलिटिकल इंटरेस्ट ऑल्सो। तो जब पॉलिटिकल इंटरेस्ट डेवलप हुआ, नाउ दे डिसाइडेड टू इंटरवेन इनटू द एग्जिस्टिंग सिस्टम, कि राजा कौन है, आप कैसे बन गए, मतलब छोटी छोटी बातों में इंटरफेयर करना शुरू किया। और इनके बार बार इरिटेट करने के कारण जहांगीर ने भी इनको एक परमिशन दे दिया, फरमान कहते हैं उसको, फरमान मतलब आदेश। तो जहांगीर ने उस वक्त आदेश जारी कर दिया, और 1600 के आसपास की बात है, तब जहांगीर थे। और जहांगीर के बाद फाइनली कौन आया होगा, शाहजहां आए कि औरंगजेब आए, औरंगजेब आए, ठीक है ना। औरंगजेब लास्ट ग्रेट मुगल एम्परर, उसके बाद तो छोटे छोटे आए और फिर खत्म ही हो गया शासन। तो आप देखोगे कि जहांगीर के टाइम पर उन्होंने इनको रेवेन्यू लेने का राइट्स दे दिया जहांगीर ने, एंड दैट वाज द मिस्टेक। अब मिस्टेक कह लो, अपॉर्चुनिटी कह लो, उनके लिए अपॉर्चुनिटी थी, हमारे लिए मिस्टेक। एंड ग्रेजुअली उन्होंने इस पूरे बेल्ट में कैप्चर करना शुरू किया, और वो हमारे रूल्स रेगुलेशन में भी इंटरफेयर करना शुरू कर देते हैं। अब उनसे जो हम इंप्रेस थे, उनके पास सेना थी, उनके जो उनका कल्चरल सिस्टम अलग था, इंटायरली इट वाज डिफरेंट। हम अननेसेसरी इंप्रेस थे उनसे, और बहुत जल्दी हमने अपने आप को सरेंडर मोड पे ला दिया। हमारा कॉन्फिडेंस लूज होने लगा उनके सामने। उनकी लैंग्वेज, उनका रहना सहना, सब कुछ है ना, उनका वाइट कलर, और उन्होंने इंडियंस को ऐसा ट्रीट भी किया। और वो ज्यादा नॉलेज और डेवलपमेंट के साथ आए थे। तो आप बोलेंगे सर इंडिया में भी नॉलेज था, बट हम उसका प्रैक्टिकली इस्तेमाल बहुत कम कर पाते थे। जैसे देखोगे तो वेद पुराण में बहुत नॉलेज था हमें, मतलब हमने उस जमाने में बिना इंस्ट्रूमेंट्स के सर्जरी कर दिखाया था और लोगों को ठीक कर लेते थे। जैसे हमारा आयुर्वेद बहुत स्ट्रांग था, लेकिन आयुर्वेद और इन सारी चीजों को हम दुनिया में पब्लिश नहीं कर पाए, इसलिए ये हमें डोमिनेट करते हैं अपने नॉलेज से। और जो मशीनरी और इस सारी चीजों का जो आपको दिखता है सोसाइटी में यूज, वो यूरोप से ज्यादा दिखता। क्लियर? वो डोमिनेंस था हमारे ऊपर, एंड फाइनली वो हमारी हर चीज पर इंटरफेयर करते करते पॉलिटिकल, एंड देन दे केम इनटू सोसाइटल कंट्रोल। इसके बाद वो हमारे सोसाइटल मैटर्स पर भी आ गए, और सोसाइटल मैटर्स पे आने के बाद हमारे कास्ट सिस्टम पर, हमारे रिलीजन, हमारे कल्चर, इन सब पर भी वो लोग इंटरफेयर करना शुरू कर देते हैं। क्लियर हो रहा है? तो हमें इससे प्रॉब्लम नहीं थी, इससे प्रॉब्लम नहीं थी, इससे हमें ज्यादा प्रॉब्लम हुई। और जब ये लेवल पहुंचा तब हम रिवोल्ट कर बैठते हैं। आप देखोगे 1857 का जो रिवोल्ट था, वो ये दोनों कम थे, ये वाला ज्यादा था। और फिर रीजन पॉलिटिकल भी बना, इकोनॉमिक रीजन भी बना। क्लियर हो रहा है? क्योंकि लोगों को लगने लगा था कि आप हमारे सिस्टम में इंटरफेयर कर, सामाजिक सिस्टम में। जैसे इन लोगों ने ट्राई किया कि सती प्रथा बंद करा दो, विडो रीमैरिज करा दो, ये सब उन्होंने इनिशिएट किया। सो आप देखेंगे कि जब ये लोग यहां रहते रहते बहुत ज्यादा इंटरफेयर करने लगे, कंट्रोल करने लगे, तो होता यह है कि इनिशियली ब्रिटिश गवर्नमेंट इनको ब्रिटेन से कंट्रोल करती थी। एक टाइम ऐसा आया
जब ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने कहा कि आप रेवेन्यू नहीं भेज रहे हैं ब्रिटेन में, कंपनी को कहा, तो कंपनी ने कहा वी आर इनटू लॉसेस, हम लॉस में चल रहे हैं। कंपनी ने कहा ठीक है, हम आपको और बजट इशू करते हैं, बजट और इशू किया। फिर एक कमेटी एस्टेब्लिश होती है ब्रिटेन में, तो कमेटी एस्टेब्लिश होती है और कमेटी ने जब रिसर्च किया तो पता चला कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स हैं वो दे बिकेम करप्ट, और करप्शन की वजह थी कि लोकल राजाओं से वो पनिशमेंट के तौर पे पैसे लेने लगे, गिफ्ट्स लेने लगे, लालच में आके सब पैसे अर्न करने लगे। तो इंडिया से जब वो ब्रिटेन जाते थे उनके पास बहुत सारा पैसा होता था, तो लोग डाउट में आ गए कि ये खर्च कंपनी को लॉस में बताते हैं और खुद प्रॉफिट में, इंडिविजुअल प्रॉफिट में। सो वहां से कंपनी ने गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अब हम आपको रेगुलेट करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी को हम रेगुलेट करेंगे। इन दैट वे फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट केम इनटू 1773। उन्होंने बोला हम रेगुलेट करेंगे आपको, तो वहां से रेगुलेट करने की वजह से रेगुलेटिंग एक्ट आता। तो रेगुलेट किसको करना था? ईस्ट इंडिया कंपनी को। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ऐसे इसकी शुरुआत होती है। तो कुछ बैकग्राउंड हम लोग लिखेंगे, यहां तक क्लियर है आप सभी को? ब्रिटिशर्स कैसे आए हमारे देश में, तो कुछ हम लोग लिखेंगे यहां पर ताकि आपके कॉपी में नोट्स भी बन जाएं। फैक्ट सेम है, फैक्ट्स मैं अलग नहीं लिखवाऊंगा, लेकिन हाँ कुछ चीजें आप लिख लेंगे तो आपकी कॉपी में वो फॉर्मेट आ जाएगा। लिखिएगा, द ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया इन 1600। द ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया इन 1600 as traders in the form of the East India Company. Full stop. Attracted by the stories of the fabulous wealth of India and fortified, fortified by the adventurous maritime activity, of the Elizabethan, Elizabethan, Elizabethan era Englishmen, Englishmen were eager to establish commercial contacts with the East, Next, change the para. To facilitate such a venture, some of the enterprising merchants of London
formed themselves into a company, full stop. The company secured for it a charter from Queen Elizabeth in December 1600. In December 1600, 1600 लिख लिए, which settled its constitution, power and privileges change the para. The charter vested the management of the company in the hands of a governor and 24 members who were authorized to organize and send trading expeditions, send trading expeditions to the East India. Change the para. The charter granted the company a monopoly of trade with the East, full stop. It had authority to keep an armed naval force. It had authority to keep an armed naval force for its security. अब देखो ये नेवल वाली जो बात है इसको ध्यान रखेंगे। ये लोग आए नेवी के साथ थे और वापस जब जाते हैं तो नेवी के कारण वापस जाते हैं। 1946 में नेवल रिवोल्ट होता और माना जाता है दैट वाज द लास्ट रिवोल्ट, और वहां से ब्रिटिशर्स को भागना पड़ा। उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं बचा। तब यूपीएससी के मेंस का क्वेश्चन आता है, द नेवल रिवोल्ट वाज द लास्ट नेल ऑफ ब्रिटिश कॉफिन। ब्रिटिश ताबूत का वो आखिरी कील साबित होती। उसके बाद उनके पास रुकने का ऑप्शन नहीं था, बिकॉज जो आपके प्रोटेक्शन में लगी हुई आर्मी या नेवी है, यदि वही आपके अगेंस्ट खड़े हो जाए तो आप बचोगे कहां? आप आए तो उनके साथ थे। मैं जस्ट रिलेट कर रहा हूं दोनों चीजों को कि आए नेवी पावर के साथ थे, गए नेवल पावर के कारण। ऐसा आप जोड़कर एग्जाम में लिख सकते हो। क्लियर है? इसलिए इस पॉइंट को इंफेसाइज कर रहा हूं मैं, नेवल वाले पॉइंट को। ठीक है ना? तो 1946 में पढ़ेंगे नेवल रिवोल्ट के बारे में, अभी आएगा टाइम तब पढ़ेंगे हम लोग। जस्ट ध्यान रखना कि हिस्ट्री इज ऑल अबाउट कि आप फैक्ट्स को विजुलाइज कैसे करते हो, कनेक्ट कैसे करते हो। पता सबको होगा, कनेक्ट करने आना चाहिए।
एक लाइन ही तो लिखना, ठीक है, नेवी टू नेवी एक लाइन ही लिखना है, बट एग्जामिनर को अच्छा लगेगा कि आपने कुछ नया दिया। आए तो नेवी के साथ थे, गए नेवी के रीजन से। गॉट इट? नाउ चेंज द पैरा एंड देन राइट डाउन। द चार्टर वॉज ग्रांटेड। चार्टर का मतलब समझ में आ रहा है? हिंदी में इसे राज घोषणा कहते हैं। जो राजमहल से परमिशन मिलती है, जो राजा महाराजा जो अनाउंस करते थे, उसको उस जमाने में चार्टर कहा जाता था। अब आप चार्टर शब्द इस्तेमाल करते हो गवर्नमेंट में, चार्टर आप नहीं बोलते हो। अब हम उसको क्या बोलते हैं? एक्ट बोल देते हैं, लॉ बोल देते हैं, नोटिस कह देते हैं। चार्टर शब्द जनरली आज भी रिजर्व्ड है। राजमहल या राज घोषणा जब होती है उसको हम चार्टर कह देते हैं, ठीक है। द चार्टर वॉज ग्रांटेड in the first instance. The charter was granted in the first instance for 15 years and was terminable on 2 years notice, and was terminable on 2 years notice, full stop. It could be renewed. It could be renewed if the interest of the crown. It could be renewed if the interest of the crown and the people were not prejudicially affected, were not prejudicially affected. Change the para. Fortified with the charter, fortified with the charter, fortified का मतलब ये होता है सुरक्षा का घेरा। फोर्ट मतलब किला होता है, तो सिंबॉलिक इस्तेमाल कर रहे हैं। फोर्टिफाइड मतलब है ना, मान लो किसी को नहीं समझ में आ रहा है इसलिए मैं समझा रहा हूं, अदरवाइज ठीक, आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात। फोर्टिफाइड विद द चार्टर द कंपनी स्टार्टेड एस्टैब्लिशिंग, द कंपनी स्टार्टेड एस्टैब्लिशिंग इट्स ट्रेडिंग सेंटर्स और फैक्ट्रीज at several places in India, at several places in India. The first settlement of the company was, the first settlement of the company was at Surat, bracket में 1612, 1612. The first settlement of the company was at Surat, 1612, which was established which was established as a result of a royal farman, FIRMAN, farman from the emperor, royal farman from the emperor Jahangir granting it land and other concessions. Jahangir granting it land and other concessions, full stop. This was followed by Musli-Pattam. This was followed by Musli, MUSULI, Musli-Pattam dash Madras, bracket 1639, and later at
Hariharpur in Mahanadi Delta 1690, and later at Hariharpur in Mahanadi Delta 1690. Change the para. लिख लिए सभी. Does in the course of time, the factories at Bombay, Madras and Calcutta became the chief settlements or presidencies of the company. The administration of these presidencies was carried on. The administration of these presidencies were carried on by president and a council composed of the servants of the company. Change the para. The Charter of 1601 granted to the governor and company the power to make, ordain, ORDAIN, ordain and constitute such and so many reasonable laws, constitutions, orders and ordinances for the good governance of the company. The legislative power of the company was very limited in its scope and character. The legislative power of the company was very limited in its scope and character. Full stop. They were not to be contrary. To the laws or customs of England, मतलब वहां से अलग नहीं हो सकता था. Next, the Charter of, change the para and then write down. The Charter of 1726 had a great legislative significance. Full stop. Hitherto, HITHERTO,
TO, hitherto, comma, the legislative power was vested. The legislative power was vested in the Court of Directors. Court of Directors in England. They were not conversant, CONVERSANT, they were not conversant with the conditions prevailing in India. Full stop. It was therefore considered desirable to waste law VEST. It was therefore considered desirable to waste lawmaking power in those who were acquainted with the Indian conditions. Who are acquainted with the Indian conditions. अब देखो ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहां बैठे थे? इंग्लैंड में बैठे थे और वो लोग कंपनी को हैंडल कर रहे हैं. So company was not able to manage or they were not in coordination with court of directors because उनको कंडीशन समझाना कि भाई साहब इधर अलग मामला है, एक तो उतनी दूर बैठे हैं, कम्युनिकेशन का सिस्टम नहीं है, तो ये कन्विंस करना कि वो कुछ देखें, तो फिर बेटर उनको अथोराइज किया गया कि लोकली आप लोग रह रहे हैं, आप अपने हिसाब से रूल्स रेगुलेशन बनाओ. लिखेंगे अकॉर्डिंगली the charter authorized the governor and council of the three presidencies to make constitute and ordain ordain bylaws, rules, rules and ordinances for the good governance of the company and to impose punishments. Ordinances for the good governance of the company and to impose punishments for their contravention. Change the para. But the Britishers had not become a ruling power in India until the second half of the 18th century. It was still a trading concern. फुल स्टॉप के बाद लिखेंगे इट वॉज स्टिल अ ट्रेडिंग कंसर्न thereafter events of great importance took place
in the interior of Bengal. Took place in the interior of Bengal, full stop. It was a period of gradual disintegration. It was a period of gradual disintegration of the Mughal Empire its last strong emperor Aurangzeb was dead. मेरे ख्याल से 1707, yes. Its last strong emperor Aurangzeb was dead, full stop. Soon after the death of Aurangzeb, the controlling and powerful unifying force that existed in country under the rule of Aurangzeb declined, and India became a battleground of rival contesting principalities. Battleground of rival contesting principalities. चेंज दी पैरा. ये सब आपको हिस्ट्री में भी काम आएगा. और प्लस द ईस्ट इंडिया कंपनी टुक फुल एडवांटेज. द ईस्ट इंडिया कंपनी टुक फुल एडवांटेज of this chaotic situation and gradually established itself chaotic situation, CHAO, chaotic situation, and gradually established itself as the unrivaled master, gradually established itself as the unrivaled, UNRIVALLED, मतलब इनका कोई राइवलरी नहीं है, कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, एंड दे वर दी रूलर, मतलब इनके अलावा और कोई नहीं हो सकता, ऐसा एस्टेब्लिशमेंट हो गया यहां से. ठीक है ना. Unrivaled master of the Indian subcontinent, full stop. Change the para. The victory of the company in the Battle of Plassey PLASSEY in 1757 against सिराजुद्दौला. सिराज लिखे SIRAJ UDD सिराजुद्दौला DAULLA. सिराजुद्दौला कॉमा नवाब ऑफ बंगाल
Nawab of Bengal, comma, had laid the foundation of the British Empire in India. Full stop. In 1765, Shah Alam granted the Diwani. Shah Alam granted the Diwani. डी कैपिटल होगा, ब्रैकेट में लिखेगा. दीवानी मीन्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द collection of revenue to the company, the responsibility of the collection of revenue to the company, comma, which automatically involved the administration of civil justice. The administration of civil justice, bracket close. ठीक है, तो ये जो दीवानी राइट्स थे एक तरह के, तो इसका मैटर किससे जुड़ा है? रेवेन्यू से, और रेवेन्यू से ही रिलेटेड जस्टिस सिस्टम एस्टेब्लिश किया करता था. बहुत ज्यादा क्रिमिनल लॉ एस्टेब्लिश नहीं था उस वक्त, तो ज्यादातर ये लोग सिविल मैटर मतलब जो पैसे और रेवेन्यू से जुड़ा होता है उसको हम सिविल मैटर कहते हैं. ठीक है ना, तो ये दोनों मैटर का डिसीजन आप देख पाते हैं कि इनके पास आ गया. तो एक तरह से उस एरिया में ये किंग मेकर बन गए, स्पेशली इन बंगाल, और वहां इनका डोमिनेंस भी ज्यादा हो गया. आप देख पा रहे हैं फाइनली एस्टेब्लिश हो गया कि किंग मेकर ईस्ट इंडिया कंपनी होगी. तो आप देख पा रहे हैं कब की बात है ये? 1757 65 है ना. हम चले थे 1600 से, वो 100 इयर्स पूरा, और इधर के 65 इयर्स, तो 165 इयर्स में लगभग इन्होंने पॉलिटिकल गेन कर लिया. और सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? पेशेंस. इतनी जर्नी कम नहीं होती ना, 100 इयर्स की जर्नी. 100 इयर्स में तो अभी देखो आप, भारत को आजाद हुए 100 इयर्स नहीं हुए, और हम कितने जल्दी आगे बढ़ना चाहते हैं. सोचो उस जमाने का पेशेंस कितना रहा होगा. और उन समयों में तो और समय धीरे चलता था, मतलब महसूस होता था कि वो लोग खाली थे, काम नहीं था. आ रहा समझ? तो 165 इयर्स के बाद वो पॉलिटिकली अब हमें कैप्चर करने लगे थे, और ये उनकी शुरुआत थी. इसीलिए वो लोग बहुत कुछ हमसे लेकर चले गए, बहुत ज्यादा. इतना लंबा समय उन्होंने बिताया हमारे साथ. इसके बाद आगे लिखेंगे, गिव द टाइटल, मतलब लेफ्ट टाइटल दीजिए अलग से. 1765 टू 1858, 1765 टू 1858 डैश बिगिनिंग ऑफ द ब्रिटिश रूल, बिगिनिंग ऑफ द ब्रिटिश रूल. अब यहां पर लिखेंगे द ग्रांट ऑफ दीवानी, चेंज द पैरा एंड देन स्टार्ट राइटिंग. द ग्रांट ऑफ दीवानी मेड द ईस्ट इंडिया कंपनी रियल मास्टर्स ऑफ बंगाल the real East India Company real master of Bengal, comma Bihar and Orissa. As a result of Diwani, the company became responsible for the administration of civil justice,
and collection of land revenue, and collection of land revenue, but it was very difficult for the company dash a trading body dash to administer this vast territory, but it was very difficult for the company dash a trading body dash to administer this vast territory. उनका बेसिक काम क्या था? ट्रेड करना, ना कि एडमिनिस्ट्रेशन संभालना, है ना. दैट वाज नॉट द बेसिक जॉब ऑफ देम. फुल स्टॉप लिखिएगा, फुल स्टॉप करके इट डिड नॉट कॉमा देयरफॉर टेक ओवर दीज फंक्शंस इमीडिएटली, टेक ओवर दीज फंक्शंस इमीडिएटली. Change the para. The administration of civil justice, the administration of civil justice and collection of revenue, the administration of civil justice and collection of revenue was therefore left to Indians, left to Indians. Full stop. The company, however, appointed two English officers. The company, however, appointed two English officers to supervise the working of this system. Full stop. This system proved to be harmful. This system proved to be harmful for the country harmful for the country. Full stop. The Indian official who were responsible, the Indian official who were responsible for administration had no effective power to enforce their decisions. On the other hand, the company's servants who were real rulers had no responsibility and they exploited the situation for their selfish ends. Full stop. They were directly responsible to the court of directors in England
ठीक है, आप एक ब्रेक ले लिए, फिर कंटिन्यू करते हैं।